नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी कक्षाएं चल रही हैं, जिनमें से हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि, जलवायु, ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक महत्व आदि के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। वो क्लासें जो कि आपकी हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं उन नदियों की जो हमारे उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। निकलने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को पास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, इनके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास को अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अब बात अगर करें नदी तंत्र की, तो किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में वहाँ के धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, चट्टानों के स्वभाव, जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। ठीक है, चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं, तथा उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर प्रदेश से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनको मैक्सिमम रूप से जल कहाँ से मिलता है, तो हिमालय से मिलता है। यानी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम नदियाँ जो बहती हैं वो हिमालयी नदियाँ बहती हैं, और जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो सदावाहिनी नदियाँ होती हैं, यानी उनको हमेशा जल मिलता रहता है। ठीक है, प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं उनके विषय में भी आइए देख लेते हैं। पहला भाग है आपका हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ। सदानीरा उनको कहते हैं जो हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं। अब हिमालय से उनका उद्गम होता है, इसलिए उनमें वर्ष भर पानी पर्याप्त मात्रा में बना रहता है, क्योंकि उनमें वर्षा का प्रभाव पड़ता तो है। जब बारिश होती है तो उनके प्रवाह में वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो नदियाँ सूख जाएंगी, क्योंकि उनको हिमालय से पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहता है। इसीलिए ऐसी नदियों को सदानीरा नदियां कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब वो नदियां होती कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, काली को ही शारदा कहते हैं, रामगंगा, गंडक, सरयू को घाघरा या करनाली कहते हैं। घाघरा का युद्ध आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। अरिज, कोसी, ये रामगंगा की सहायक नदी है। रोहिणी, राप्ती आदि इन नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि ये हिमालयी नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, प्रदेश अब दूसरी कौन सी है, तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां, जैसे गोमती कहाँ से निकलती है, तो ये फूलर झील पीलीभीत के पास से निकलती है। गोमती के किनारे ही लखनऊ, आपकी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती के किनारे ही स्थित है। वरुणा और जो सई है ये वाराणसी इसी के किनारे स्थित है, इसीलिए वाराणसी का नाम वरुणा और सई के नाम पर ही वाराणसी पड़ा है। पांडो, ईशन आदि नदियां, इन नदियों में गर्मी में जल काफी मात्रा में कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सदानीरा नदियां नहीं है, इनका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जब बरसात का मौसम ढलने लगता है तो इनमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन ये सूखती नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे सोन जो गंगा की सहायक नदी है, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार आदि नदियां ये बिंद प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं, यानी बिंद के जो पठारी क्षेत्र है वहां पर ये नदियां निकलती हैं। इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः जल का अभाव हो जाता है और अधिकांशतः ये सूख भी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन के विषय में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाहिनी तरफ से मिलती है वो आपकी सोन नदी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख नदियों की। प्रमुख नदियों में आपकी सबसे पहले आती है हमारी देव नदी, सुरसरी, कौन सी? गंगा नदी। तो गंगा नदी के विषय में देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की पवित्र नदी है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी आदि नामों से जाना जाता है। भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर इसमें रुद्रगंगा, जाड़ गंगा, अशी गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। ये हरिद्वार में ही मिलती हैं। गणेश प्रयाग में इसमें भीलांगना होता है, वैसे भीलांगना नदी मिलती है, जिसके संगम पर टिहरी परियोजना बनी हुई है। याद रखिएगा कि टिहरी परियोजना, ये जो टिहरी परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये भीलांगना नदी पर है। आगे बढ़ने पर देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है, जो कि भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल लाती है। यानी अलकनंदा में भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल होता है और भागीरथी की मुख्य सहायक नदी बन जाती है। अलकनंदा चमोली के उत्तरी, अब आप देखते हैं कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा जो आपकी निकलती है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के, अलकनंदा चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है। अलकनंदा से सर्वप्रथम विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, फिर क्रमशः नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अंत में देवप्रयाग में अलकनंदा स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है। और ये सभी नदियां संयुक्त रूप से गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। एक बात यहाँ आपकी ये याद रखने वाली है कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। जो ये आपके प्रयाग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलकनंदा से संबंधित प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, रुद्र प्रयाग में आपकी मंदाकिनी मिलती है और अंत में देव प्रयाग में अलकनंदा मिलती है। ये जो प्रयाग है और इनमें कौन सी नदी कहाँ पर किस प्रयाग में मिल रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित तो है ही, लेकिन इससे पहले आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी में अक्सर क्वेश्चन पूछने को मिलता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश यानी हरिद्वार में बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, मैदान हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। आते ही इसकी दिशा दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर बदलने लगती है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां तथा दाईं ओर यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आदि नदियां मिलती हैं। सोन भी आपकी दाहिनी ओर ही मिलती है, ये याद रखिएगा। बंगाल तक पहुंचते पहुंचते इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर हो जाती है। वैसे गंगा की जो लंबाई है, टोटल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया आदि राज्य के 27 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। ये याद रखिएगा कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है। तो गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती है। ये बात आप याद रखिएगा। कभी कभी मोटा मोटा क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि 27 जिलों में बहती है। आगे बढ़ते हैं और यमुना मैया की बात कर लेते हैं। इनको यमराज की बहन भी माना जाता है धार्मिक शब्दों में, लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये गंगा नदी के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि ये गंगा की सर्वोत्तम और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, जो उत्तरकाशी में है, के गर्म स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तर स्थित है। मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस नदी मिल जाती है। गिरी तथा आसन नदियां मिल जाती हैं। कितनी नदियां मिल जाती हैं? तो 3 नदियां इनमें मिल जाती हैं। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में
यमुना नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो सहारनपुर के फैजाबाद नामक, यानी जिला पूछेगा तो सहारनपुर और स्थान अगर पूछेगा तो फैजाबाद नामक स्थान से होता है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर हिंडन नदी मिलती है। हिंडन नदी के किनारे ही गाजियाबाद नोएडा सिटी स्थित है। इटावा, औरैया, जालौन के बॉर्डर पर स्थित पंचनदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध व चंबल मिलती है। हमीरपुर के पास दाईं ओर से इसमें बेतवा मिल जाती है। बांदा के पास पैलानी व भोजहा के निकट दाईं ओर से ही केन नदियां मिलती हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पहले तो एक क्वेश्चन बन जाता था सीधा सीधा कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, जब थोड़ा सा और गहराई से क्वेश्चन पूछने लगे तो उसमें ये भी पूछने लगे कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है और किस तरफ से मिलती है, मतलब दाहिनी तरफ से मिलती है या बाईं ओर से मिलती है। तो आपको सहायक नदियों को याद करते समय ये याद रखना है कि ये दाहिनी तरफ से मिल रही है या बाईं ओर से मिल रही है। ठीक है, और कहाँ पर मिल रही है, किस तरफ से मिल रही है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। अब इनके साथ साथ दाहिनी दायां बायां भी पूछा जाता है और जगह का नाम भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस जगह पर मिल रही है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ये बृहत चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज आदि जिलों में बहते हुए प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, वहीं पर स्थान बनता है संगम का आपका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज आपका किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे कि प्रयागराज आपका गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। अब बात करें अगर रामगंगा की, इसको रथवाहिनी भी कहते हैं। ये पौड़ी जिले के दूधा तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किले यानी पौड़ी जिले में के निकट मैदानों में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। यह नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से गुजरती है। इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है, ये याद रखिएगा। देखिए, नदियों में आप याद रखिएगा इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, ये किसकी सहायक नदी है, इसकी कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं और उनमें कौन सा बांध बनाया गया है। बांधों से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो कुछ भी पूछ ले, ऐसा नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं काली नदी यानी शारदा नदी की। तो काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है। दोनों जौलजीवी में मिलती हैं। टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जाना जाता है। यानी दो नदियां निकलती हैं, वो टनकपुर के पास मिल जाती हैं। जब वो दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो उसका नाम शारदा पड़ जाता है। ब्रह्मदेव के निकट ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती हैं। सीतापुर के बासरा और बहराम घाट के निकट पहुंचकर ये करनाली यानी घाघरा में मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें घाघरा नदी की, जिसको करनाली नदी भी कहते हैं, तो ये इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार पर स्थित मामचा चुंगो हिमनद से हुआ है, ये याद रखिएगा, जो कि ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। ठीक है, यानी जब ये पर्वतीय प्रदेश में होती है तो वहाँ के लोग इसको करनाली नदी बोलते हैं, और जब ये उत्तर प्रदेश यानी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है तो इसको घाघरा नदी बोलते हैं। इसी घाघरा नदी पर ऐतिहासिक एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसने यह इतिहास की पृष्ठभूमि को बदल दिया था। अगर आपको वो युद्ध याद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि घाघरा में कौन सा युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, भाग में यह नदी की
अच्छा, मैदानी भाग में ये नदी दो उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी पश्चिमी शाखा कर्णाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहते हैं। आगे चलकर यह पुनः एक हो जाती है। शीशपानी नामक स्थान पर यह 180 मीटर चौड़ा और 600 मीटर गहरा गहरा गड्ढा बनाती है। जो ये खड्डा बनाती है, इस खड्डे को गार्ज भी कहते हैं। यह लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए, यानी इसका मतलब है कि ये लखीमपुर और बहराइच के मध्य से बहती हुई राज्य में प्रवेश करती है। सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिल जाती है। आगे चलकर अयोध्या में ये सरयू कहलाती है। ठीक है, यही जब अयोध्या नदी के पास पहुंच जाती है, अयोध्या क्षेत्र के पास पहुंच जाती है, तो इसी घाघरा नदी को सरयू कहते हैं। अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा व देवरिया बरहज के पास इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। कुल मिला के एक बात और याद रखिएगा कि ये गंगा की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। अब आप बताइए, राप्ती सागर के निकट कौन सा नगर स्थित है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे राप्ती की। राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग के लघु हिमालय की श्रेणी धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप से निकलती है, याद रखिएगा। उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं, वैसे तो एक इसकी सहायक नदी है रोहिणी, इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो रोहिणी है, याद रखिएगा। ये इसकी सहायक नदी है जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के समीप ये घाघरा नदी में मिल जाती है। ये घाघरा में मिल जाती है। घाघरा अंत में सरयू बन जाती है। कहाँ पर? अयोध्या के पास में। और सरयू फिर आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। तो अगर देखें तो ये घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमती या सई नदी के बारे में अगर हम बात करें तो गोमती एक स्थलीय नदी है, यानी ये स्थल से निकलती है। पीलीभीत के पास एक फुलर झील है, वहाँ से ये निकलती है, जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पनगैली फुलहर ताल या गोमती ताल से इसका उद्गम होता है। पीलीभीत से ये शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जीनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। इसी के किनारे आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, याद रखिएगा। गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है। गोमती व गंगा संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव का मंदिर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियों में सई प्रमुख है, जो कि हरदोई के बिजवान झील से निकलती है और राजघाट जौनपुर गोमती से मिल जाती है। इसकी लंबाई 715 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? सई की लंबाई 715 किलोमीटर है और गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे और छोटी गंडक नदी की बात करेंगे। तो छोटी गंडक जो है ये नेपाल में काली व त्रिशूल गंगा के उद्गम से गंगा के संगम से निकलने वाली शालिग्रामी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ने पर नारायणी और फिर गंडक के नाम से ये जानी जाती है। नेपाल व यूपी यानी महाराजगंज की सीमा पर इस नदी से छोटी गंडक नामक एक पतली नदी निकलती है, जो कि महाराजगंज कुशीनगर सीमा पर कुशीनगर व देवरिया में बहते हुए सलेमपुर से पूर्व घाघरा में मिल जाती है। ये मानेंगे कि ये घाघरा की सहायक नदी भी है। ठीक है, मिल जाती है। जबकि गंडक यानी बड़ी गंडक, ये जो छोटी गंडक है, ये छोटी गंडक गंडक की एक सहायक नदी मान लेंगे। गंडक की सहायक नदी नहीं, गंडक की वितरिका मानेंगे। देखिए, नदियों में सहायक नदी और वितरिका में इतना सा फर्क होता है कि जो नदियों में नदी आकर मिल जाती है वो सहायक नदी होती है, और जो नदियों से कुछ पतली सी धाराएं इधर उधर निकल के अब एक नदी का रूप ले लेती हैं, उनको वितरिकाएं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। महाराजगंज व कुशीनगर तथा बिहार की सीमा व बिहार में बहते हुए पटना के निकट गंगा में ये मिल जाती है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे चंबल, जहाँ पर डाकू बहुत फेमस है, चंबल के डाकू। लेकिन अभी हम नदी की बात करेंगे यहाँ पर, और इसको चरमावती भी कहते हैं।
चंबल का जो उद्गम क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई, आगरा व इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यह यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में ये वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफी जनधन की हानि करती है। इसकी अनियमित धारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण किया है। अवनालिकाओं के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे वो प्लेलिस्ट में उन कक्षाओं को देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो भी हमें कमेंट करें, और अगर आपको ये क्लास पसंद नहीं आ रही है, आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है, तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है। आपका कमेंट हमें बहुत सीख और ऊर्जा देता है। ठीक है। अब अवनालिकाओं का ये निर्माण करता है। अवनालिकाओं के बारे में हमने आपको पीछे की क्लास में बताया हुआ है। ये चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। अब अगर हम बेतवा की बात करें तो बेतवा मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। कौन? बेतवा। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और इसके ऊपरी भाग में कई प्रपात पाए जाते हैं। प्रपात का मतलब जलप्रपात पाए जाते हैं। अब अगर हम सिंध की बात करें, सिंध का यानी काली सिंध की बात करें, सिंधु अलग है, सिंधु नदी को अलग है और सिंध नदी अलग है। यह नदी राजस्थान के टोंक जिले नैनवास से निकलकर जगमनपुर यानी जालौन, जो कि उत्तर प्रदेश का है, के उत्तर में यमुना नदी से मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। ये यमुना में कहाँ से मिलती है? तो जालौन में मिलती है। जालौन कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए सिंध नदी आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। टोंस की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो है वो मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं, जिनमें बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। इसकी सहायक बेलन नदी पर 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये सिरसा यानी प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। अब हम केन नदी की बात करें यानी कर्णवती की, तो इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से होता है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। बांदा केन नदी के किनारे ही स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और बांदा में ही तुलसीदास जी का, बांदा के निकट राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 308 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर, अब ये सोसा कुंड से ही इसका उद्गम होता है, ये भी याद रखिएगा। स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। यानी अगर ये आपसे पूछा जाए कि सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सोन नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से प्रवेश करती है। ठीक है। और ये बिहार में चली जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्नड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ये अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अब देखिए, सहायक नदियों से तो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन जो सहायक नदियां होती हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा, सोन क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है, सभी को पता होगा, लेकिन सोन की सहायक नदी कौन कौन सी हैं ये सिर्फ आपको पता होगा, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ाया गया है कि सोन की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो बनास, गोपद, ये याद रखिएगा। बनास,
गोपद, रिहंद, कुनर, ये 4 नदियां सोन की सहायक नदियां हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। हिंडन नदी की अगर बात करें तो ये नदी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा व यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमना थल के पास यमुना में मिल जाती है, याद रखिएगा। इसी के किनारे पर गाजियाबाद स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें आपने उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी बताइएगा, अगर कुछ आपको त्रुटि लगी है तो भी आप बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देती है, कुछ सीख देती है। ठीक है, तो आज की आप क्लास पढ़िए, एंजॉय करिए, क्वेश्चन बनाइए और हमें कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।